बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। बच्चों, चतुर्भुजों को समझने से पहले हम समझते हैं समतलीय वक्र को। तो समतलीय वक्र क्या होते हैं? तो किसी भी समतल, अब समतल क्या होता है? तो ये बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ तो ये एक समतल है, कागज़ पे आप लिखते हो तो कागज़ एक समतल है, मैदान में आप खेलते हो तो मैदान एक समतल है। तो किसी भी समतल में स्थित बिंदुओं को पेंसिल को उठाए बगैर मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह कहलाता है वक्र। तो देखते हैं, ये समतल में स्थित बिंदु हैं, इनको मिलाया तो ये हमको क्या प्राप्त हुआ? समतलीय वक्र। इन बिंदुओं को मिलाया तो ये भी क्या प्राप्त हुआ? समतलीय वक्र। इन बिंदुओं को मिलाया तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ? समतलीय वक्र। क्लियर हुआ समतलीय वक्र क्या होता है? तो समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ा जाए तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब क्या है? समतलीय वक्रों के प्रकार पढ़ेंगे हम। क्लियर? पहला पढ़ रहे हैं हम खुला वक्र। तो खुला वक्र किसे कहेंगे? तो ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग हो। कैसे? देखिए, इसका प्रारंभिक बिंदु ये यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से शुरू हुए और ये अंतिम बिंदु यहाँ ख़त्म हो गया। दोनों बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। दोनों बिंदु कैसे हैं? अलग अलग। तो हमें जो वक्र प्राप्त हुआ वो यहाँ से क्या है? खुला रह गया। तो इनको क्या बोलते हैं? खुले वक्र। दूसरा देखिए, ये यहाँ से शुरू किया अपन ने वक्र बनाना, ये प्राप्त हुआ। इसका प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये। दोनों बिंदु कैसे हैं? अलग अलग। तो जो वक्र प्राप्त हो रहा है वह यहाँ से खुला रह गया। तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहेंगे? खुले वक्र। क्लियर? ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार पढ़ते हैं बंद वक्र। अब बंद वक्र किसे कहेंगे? तो ऐसे वक्र जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो, उन्हें बंद वक्र कहेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से शुरू किया आपने बनाना वक्र को, ये वापस यहीं पर आ गए, बंद हो गया, ये सब तरफ से बंद है। तो इस प्रकार के वक्र कहलाएंगे बंद वक्र। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ से वक्र बनाना शुरू किया, वापस यहीं पर ख़त्म हो गया। तो हमको जो वक्र प्राप्त हुआ वो कैसा है? सब तरफ से बंद। तो इन्हें क्या बोलेंगे? बंद वक्र। तो देखिए, यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही हो तब हमें बंद वक्र प्राप्त होता है। क्लियर? आगे देखते हैं साधारण या सरल वक्र। अब ये क्या होता है? देखिए, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते हैं साधारण या सरल वक्र कहलाते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये वाला वक्र है, आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ ख़त्म हुआ। तो इस वक्र ने अपने आप को इस बिंदु पर क्या किया है? काटा है ना। तो ये साधारण वक्र नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखिए, ये यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे करा, ऐसे, अब ये बिंदु, तो ये वाला जो बिंदु है, इन बिंदुओं पे ये क्या हो रहा है? अपने आप को काट रहा है। तो इस प्रकार के जो वक्र होते हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं काटते हैं, वह साधारण वक्र नहीं होते हैं। तो साधारण वक्र कौन से होते हैं? जो अपने आप को कहीं नहीं काटते। तो ये देखिए, ये बंद है तो बंद वक्र है, और क्या है ये? सरल या साधारण वक्र भी है, क्योंकि ये अपने आप को कहीं नहीं काट रहा। दूसरा देखिए, यहाँ से शुरू हुए, यहाँ पर ख़त्म हुआ, अपने आप को इसने भी कहीं नहीं काटा। तो ये भी एक क्या है? सरल वक्र है। क्लियर? अगला है सरल बंद वक्र। अब क्या है? सरल तो होगा, साथ में क्या होगा? बंद भी होगा। सरल होगा मतलब अपने आप को कहीं नहीं काटेगा, और बंद होगा मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होगा, कहीं से खुला नहीं होगा। देखिए, ये यहाँ से शुरू हुए, ये पूरा बंद हो गया, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक आ गया, और इसने अपने आप को कहीं भी नहीं काटा। क्लियर? ये देखिए दूसरा उदाहरण, यहाँ से शुरू हुए, वापस यहीं पर आ गए, इसका मतलब इसने भी अपने आप को नहीं काटा, और इसका प्रारंभिक बिंदु
और अंतिम बिंदु 1 है, मतलब ये बंद भी है। तो ये कौन से है वक्र? सरल बंद वक्र है। ये देखिए यहाँ से चले और यहाँ आ गए, बंद है, अपने आप को कहीं नहीं काटा है इसने, तो ये भी कौन सा वक्र हो गया? सरल बंद वक्र। ये कौन सा वक्र है? सरल तो है क्योंकि इसने अपने आप को कहीं भी नहीं काटा, परंतु ये यहाँ से खुला है, इसका मतलब ये सरल बंद वक्र नहीं है, सिर्फ ये सरल वक्र है। इसका प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये, दोनों एक नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया सरल बंद वक्र क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? तो देखिए, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या है परिभाषा? सरल बंद वक्र तो होगा जो अभी हमने देखा है, परंतु केवल रेखाखंडों से बना होगा। देखिए कैसे, ये अपने आप को कहीं नहीं काट रहा, इसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु 1 है, मतलब ये सरल बंद वक्र है, परंतु ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ रेखाखंडों से नहीं बना है। इसी प्रकार ये देखिए, क्या ये बहुभुज है? नहीं है। क्यों? ये भी सरल बंद वक्र तो है, परंतु ये भी सिर्फ रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है, इसमें भी एक वक्राकार भाग प्राप्त हो रहा है। तो बहुभुज में क्या होता है? सिर्फ रेखाखंड होते हैं, वक्राकार भाग नहीं होता। ये भी देखिए, वक्र जो बहुभुज है, देखिए यहाँ से शुरू हुए, सिर्फ और सिर्फ रेखाखंडों से बना है और सरल बंद वक्र है, इसने अपने आप को कहीं नहीं काटा है, इसलिए ये सरल बंद वक्र है और इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु भी एक ही है। दूसरा देखिए, यहाँ से शुरू हुए, वापस यहीं पर आ गए, मतलब बंद वक्र है, अपने आप को कहीं नहीं काटा, मतलब सरल भी है और सिर्फ रेखाखंडों से बना है, तो ये भी एक बहुभुज है। अगला देखिए, यहाँ से शुरू हुए, वापस यहीं आ गए, बंद है, सरल है, कहीं नहीं काटा इसने अपने आप को, और क्या है? रेखाखंडों से बना है, तो यह भी एक बहुभुज है। क्लियर? दूसरा देखिए, ये यहाँ शुरू हुए, यहाँ आए, यहाँ, इसने अपने आप को यहाँ पर काट दिया, सरल वक्र नहीं है, तो बहुभुज भी नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ से शुरू हुए, ये सिर्फ रेखाखंडों से बना है, परंतु ये बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद नहीं है। कैसा होना चाहिए? सरल और बंद। सरल तो है परंतु बंद नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं होगा। क्लियर? दूसरा देखिए, अब ये क्या है? वृत्त, जो कि सरल बंद वक्र होता है, बंद है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु समान है, सरल भी है क्योंकि कहीं अपने आप को नहीं काटा, परंतु ये बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है, पूरा भाग इसका वक्राकार है, अतः ये बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज किसे कहेंगे? समझ में आया? परिभाषा समझ में आ गई इसकी? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बहुभुजों का वर्गीकरण। अब ये देखिए क्या है बहुभुजों का वर्गीकरण। तो बहुभुज सिर्फ किससे बना होता है? रेखाखंड, और ये रेखाखंड इसकी भुजाएं कहलाती है। तो भुजाओं या शीर्षों की संख्या, जितनी भुजाएं उतने शीर्ष। देखिए, यदि भुजाएं या शीर्षों की संख्या 3 हुई, कैसे? यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से शुरू हुए, 1 2 3, 3 भुजाएं प्राप्त हो गई, और शीर्ष देखिए कितने? 1 2 3, 3 भुजाएं 3 शीर्ष। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। ये भी क्या है? एक बहुभुज है। अब आप सोचेंगे क्या 2 लेके भी बहुभुज बन सकता है? भुजाओं की संख्या यदि 2 है तो ये बहुभुज नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये बंद नहीं होगा। कैसे भी बना के देख लीजिए आप, बंद नहीं हो रहा। इसका मतलब कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए हमें बहुभुज के लिए? 3 भुजाएं, और 3 भुजाओं से बनी आकृति कहलाती है त्रिभुज। क्लियर? इसके आगे चलते हैं। 3 के बाद आया 4, जिसकी 4 भुजाएं और कितने शीर्ष होंगे? देखिए 1 2 3 4, 4 भुजाएं
4 शीर्ष, तो क्या बनता है? चतुर्भुज। क्लियर? जितनी भुजाएं होंगी उतने ही शीर्ष होंगे। क्लियर? आगे देखिए 5 भुजाएं हैं। देखिए यहाँ ये 1 भुजा, 2, 3, 4, 5 भुजाएं, तो इससे क्या बोलेंगे? पंचभुज। और कितने शीर्ष होंगे इसमें? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 शीर्ष, 5 भुजाएं, तो क्या मिलता है? पंचभुज। 6 भुजाएं हैं तो 6 भुजाएं, 6 शीर्ष, षटभुज। 7 भुजाएं सप्तभुज, 8 भुजाएं अष्टभुज, ऐसे ये आगे बढ़ता रहता है। क्लियर? बहुभुजों का वर्गीकरण समझ में आ गया? तो सबसे छोटा बहुभुज कितनी भुजाओं वाला होगा? 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। क्लियर? आगे चलते हैं। विकर्ण। अब किसी भी बहुभुज का विकर्ण क्या होता है? तो बहुभुज के किन्हीं भी 2 शीर्षों को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, परंतु ये 2 शीर्ष आसन्न नहीं होने चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे ये एक बहुभुज दिया है SPQR, ये क्या है? 4 रेखाखंड, 4 शीर्ष, मतलब चतुर्भुज। अब इसके 2 शीर्षों को मिलाया, यदि मैं S से R को मिलाऊं, S से R को मिलाएं, तो हमें जो प्राप्त होगा वो तो बहुभुज की भुजाई प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही S को P से मिलाया तो ये भी बहुभुज की क्या है? भुजा प्राप्त हो रही है। इसलिए किन्हीं भी 2 शीर्षों को मिलाने पर, अब देखिए S को Q से मिलाया, R को P से मिलाया, तो किन्हीं भी 2 शीर्षों को मिलाना है, परंतु वह शीर्ष आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए। आसन्न मतलब ये पास पास वाले, SR या SP आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सम्मुख शीर्ष हो सकते हैं ये। क्लियर? तो जो रेखाखंड हमें प्राप्त हो रहा है SQ और PR, ये क्या है? इस बहुभुज के विकर्ण हैं। क्लियर? आगे देखिए, ये कौन सा भुज है? पहले तो ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं, मतलब कौन सा भुज हो गया? पंचभुज। ठीक है, अब इसके विकर्ण देखते हैं। ए को मिलाया ई से, तो ये तो इसकी भुजाई हो गई, आसन शीर्ष है। आगे देखिए, ए को मिलाया डी से, ए को मिलाया सी से, ए को बी से मिलाने पर इसकी भुजा प्राप्त होगी, इसलिए ए डी ए सी क्या हो गए? इसके विकर्ण हो गए। आगे इस पॉइंट को, ये वाला शीर्ष ई को मिलाइए, ई बी ई सी, इसके विकर्ण हो गए। आगे वाला पॉइंट देखिए, डी, डी बी और डी ए क्या हो गए? इसके विकर्ण हो गए। सी से सी ए और सी ई इसके विकर्ण हो गए। बी से बी डी और बी ई इसके विकर्ण प्राप्त हुए। तो क्लियर हुआ? 2 शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह बहुभुज का विकर्ण कहलाता है, परंतु शीर्ष क्या नहीं होने चाहिए? आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए। यही लिखा है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। तो ये क्लियर हुआ विकर्ण कैसे प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होते हैं समझते हैं। पहला है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? तो ऐसा बहुभुज जिसमें सारे के सारे अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो। देखिए कैसे, ये वाला कोण, ये कोण, ये इसके अंतःकोण है सभी, ये सभी कैसे हैं? 180 डिग्री से कम है। दूसरा बहुभुज लिया, इसके भी ये सारे अंतःकोण कैसे होंगे? 180 डिग्री से कम होंगे। दूसरा देखिए, ये इसके भी सारे अंतःकोण 180 डिग्री से कम है। तो ऐसे बहुभुज को क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। देखिए उत्तल बहुभुज में आप एक और चीज़ भी समझ सकते हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो बहुभुज के अंदर ही स्थित होते हैं। इस विकर्ण का कोई भी भाग इस बाहर वाले भाग में नहीं आता। ठीक है, बाहर का भाग बहिर्भाग में नहीं आता। क्लियर? दूसरा है अवतल बहुभुज। पहले आप अवतल को भी समझिए। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है।
कैसे, अब देखिए आपने पढ़ रखा है सरल रेखा पर बना ये कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब यदि ये रेखा ऐसी कर दी तो ये वाला कोण क्या हो गया, 180 से ज़्यादा का हो गया। तो अब इस वाले बहुभुज में देखिए ये वाला कोण क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा का हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सा बहुभुज हो गया, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। दो भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम एक तो होना ही चाहिए जो 180 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, अवतल बहुभुज। दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें भी ये वाला कोण क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा का है। तो ये कौन सा बहुभुज हो गया, अवतल बहुभुज। अब इसके अंदर आप विकर्ण खींचेंगे तो इस वाले शीर्ष को इस वाले शीर्ष से मिलाएंगे तो ये जो विकर्ण प्राप्त हुआ है वो बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित है। तो ऐसा एक विकर्ण प्राप्त होता है जो बहुभुज के बाहर स्थित होता है। क्लियर हुआ, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के सारे अंतःकोण 180 डिग्री से छोटे होते हैं। अवतल बहुभुज में कम से कम एक अंतःकोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। क्लियर हो गया उत्तल और अवतल बहुभुज। तो आगे बढ़ते हैं, सम तथा विषम बहुभुज। अब सम तथा विषम बहुभुज क्या होते हैं समझिए। सम बहुभुज तो ऐसे बहुभुज जिसमें सारी भुजाएं और सारे कोण समान हो। देखिए कैसे, ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं व सभी कोण समान हो। ये क्या बनाया है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और आप ये भी पढ़ चुके हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाएं बराबर होती है। देखो 60 + 60 120 और 60 180 प्राप्त हुआ ना, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये क्या है, समबाहुभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहुभुज। आगे देखिए, ये चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण बराबर हैं। इसका नाम क्या है, आप पढ़ चुके हैं, वर्ग। तो वर्ग भी क्या हो गया, एक समबाहुभुज जिसकी चारों भुजाएं समान हैं और चारों कोण भी समान हैं। वर्ग के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये 90 और 90 180 और 90 270 और 90 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब पढ़ रहे हैं हम विषम बहुभुज। तो ऐसे बहुभुज जिसमें सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर नहीं होते विषम बहुभुज कहलाता है। देखिए कैसे, ये बहुभुज बनाया, इसमें क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये वाली भुजा भी बराबर है, परंतु ये दोनों भुजाएं अलग मान की है। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, परंतु ये कोण ये कोण अलग हैं। तो ये एक विषम बहुभुज है। आगे देखिए, आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, परंतु चारों आपस में बराबर नहीं हैं। और चारों कोण बराबर हैं परंतु चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी एक क्या है, विषम बहुभुज है। क्लियर, आयत क्या है, एक विषम बहुभुज, क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर नहीं हैं। क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, कोण योग गुणधर्म। अपना चैप्टर क्या है, चतुर्भुजों को समझना। तो अपन पढ़ रहे हैं चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। तो चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं ये कैसे आया। तो देखिए, एक चतुर्भुज मान लेते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, PQRS। क्लियर, अभी हमने विकर्ण पढ़ा है, इसके दो सम्मुख शीर्षों को मिला दीजिए। तो ये विकर्ण खींचा PR, तो इसने चतुर्भुज को कितने भागों में बांटा, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, दो भागों में बांटा। और दोनों भागों की आकृति देखिए कैसी है, ये त्रिभुज है। दूसरा देखिए, ये भी एक त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन से, त्रिभुज PSR, त्रिभुज PSR में। अब कोणों के भी नाम देते हैं।
ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो त्रिभुज PSR में क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्लियर, आगे चलते हैं। त्रिभुज दूसरा कौन सा है, PRQ। PRQ में क्या हो गया, देखिए कोण 6 कोण 4 कोण 5, कोण 6 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर, वही प्रॉपर्टी आएगी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कैसे जुड़ती है समीकरण, इसका LHS इसके LHS में, इसका RHS इसके RHS में जुड़ जाता है। तो देखते हैं क्या आ गया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यहाँ क्या है प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। क्रम विनिमयता है, आगे पीछे लिख सकते हो, जोड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या दिया 180 डिग्री प्लस यहाँ भी कितना 180 डिग्री। आगे देखिए कोण 1 और कोण 6 को पास लिख दो। कैसे लिख दिया ये अपने पास में, योग में क्रम विनिमयता का पालन होता है, प्लस कोण 2 प्लस 3 और 4 को पास में लिख दो, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, 180 और 180 360। अब देखिए 1 प्लस 6 क्या बन गया, कोण P प्लस कोण 2 को क्या लिख सकते हो, कोण S प्लस 3 और 4 क्या मिलके बन गया, कोण R प्लस कोण 5 को क्या लिख सकते हो, एंगल Q बराबर 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण P Q R S का योग 360 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। आपको कोई भी बहुभुज दिया, ये कौन सा बहुभुज है, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज है। इसके बाह्य कोण कैसे निकलेंगे, इस भुजा को आगे बढ़ाओ तो ये कोण है बाह्य कोण, इस भुजा को आगे बढ़ाया ये कोण बाह्य कोण, इस भुजा को आगे बढ़ाया ये कोण बाह्य कोण, इसको आगे बढ़ाया ये कोण बाह्य कोण, इसको आगे बढ़ाया ये बाह्य कोण। तो ये सारे बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी बहुभुज हो, पंचभुज हो, छठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी बहुभुज दिया हो, उनके बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कोण 1 2 3 4 5 इन सब का योग 360 डिग्री। त्रिभुज भी है, अगर ये भी एक बहुभुज है तो इसके बाह्य कोणों का योग करोगे तो वह भी क्या आएगा 360 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। तो आप आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, समतलीय वक्र, समतलीय वक्रों के प्रकार, बहुभुज, बहुभुज का वर्गीकरण, बहुभुज का विकर्ण, बहुभुज के प्रकार, कोण योग गुणधर्म किसके लिए, चतुर्भुज के लिए, और बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम प्रश्नावली 3.1 के सवालों के साथ। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।